जय हिंद साथियों, मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हूं और आज लेकर आया हूं दोस्तों मैं क्लास नंबर 5 जिसमें हम स्टडी करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर हिस्ट्री के क्वेश्चंस, है ना दोस्तों। आज की क्लास का मेन मोटिव हमारा होगा भारतीय इतिहास, है ना दोस्तों, जिसमें प्रमुख रहेगा मुगलों का राज, है ना, और उसके ऊपर निर्मित जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको हम एक एक करके सोल्व करेंगे, है ना दोस्तों। देखें जरा क्लास नंबर 5 में स्टडी करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखें जरा, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है दोस्तों। अलीगढ़ मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय व्हॉम। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? ए ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, सर सैयद अहमद खां, आचार्य आर्यबोल, मोहम्मद अली जिन्ना या मौलाना अहमद खान। जी हाँ दोस्तों, बताएं जल्दी जरा, सिंपल सा सवाल है। अलीगढ़ आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दोस्तों याद रखेंगे, अलीगढ़ आंदोलन की जो शुरुआत की थी वो किसने की थी? सर सैयद अहमद खान। जी हाँ दोस्तों, क्या किया था इन्होंने? अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की थी दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें सर सैयद अहमद खान के बारे में, तो सर सैयद अहमद खान ने क्या किया था दोस्तों? अगर हम बात करें अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ विश्वविद्यालय, है ना दोस्तों, जो आज के समय में भी काफ़ी प्रसिद्ध है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की जो निर्माता थे वो कौन थे? सर सैयद अहमद खान थे, है ना दोस्तों। इससे अगर हम बात करें तो तहजीब अल अखलाक, ये क्या थी दोस्तों? इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक थी, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ये किसने लिखी थी पुस्तक? अगर हम बात करें तहजीब अल अखलाक, किसने लिखी थी दोस्तों ये पुस्तक? सर सैयद अहमद खान ने ये पुस्तक लिखी थी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखें जरा, देखो दोस्तों याद रखना, डिफेंस का आपको कोई भी एग्जाम हो, उस डिफेंस के एग्जाम में जो लास्ट ईयर से हम देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं कि हिस्ट्री से रिलेटेड और खास करके मुगल साम्राज्य में से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम से कम 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों, है ना। तो उसी को लेकर मैं 25 क्वेश्चन की सीरीज आ लेके आया हूँ। जैसे कि अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की दोस्तों, देखिए जरा आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया दोस्तों? देखिए जरा, विच पॉलिटिकल पार्टी वाज फाउंडेड इन 1906, यानी कि 1906 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी, है ना दोस्तों। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, भारत सभा, बी मुस्लिम लीग, सी बंगाल जमींदार लीग और डी दिया गया है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, है ना दोस्तों। बताएं जल्दी जरा। देखो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो दिया गया है ना, ऑप्शन नंबर डी, इसके ऊपर काफ़ी कम से कम 2 या 3 साल से इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की खोज किसने की थी, है ना दोस्तों। तो याद रखेंगे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगर मैं बात करूं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किसने बनाई थी दोस्तों? ये याद रखेंगे आप, एमएन रॉय। किसने बनाई थी? ये एमएन रॉय, है ना दोस्तों। चलो ठीक है, और कब बनाई थी याद रखेंगे आप, 1925 में ये बनाई गई थी दोस्तों, इसका निर्माण किया गया था। अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या पूछा गया है कि सन 1906 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई। ठीक है दोस्तों, तो बताएं जल्दी से जरा, किसने की थी? 1906 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? बताएं जल्दी से। तो याद रखेंगे 1906 में दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, है ना दोस्तों। याद रखेंगे सन 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। और इसके फाउंडर कौन थे? अगर हम बात करें इसके फाउंडर की, अगर हम बात करें तो आगा खान, ये भी आप याद रखेंगे। इसके फाउंडर कौन है दोस्तों? आगा खान, ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखें आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं तो थोड़ा सा स्पीड बनाएंगे दोस्तों, आप भी स्पीड के साथ मेंटेन रहेंगे। देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो क्या बोला गया है? इन 1906 मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड एट
सन 1906 में जो मुस्लिम लीग की स्थापना की है ना दोस्तों, ये आगा खान ने, ये पूछा गया है कि इसकी स्थापना कहां पर की गई दोस्तों। तो देखें जरा ऑप्शन, लाहौर, दिल्ली, कलकत्ता या ढाका, है ना दोस्तों। तो याद रखेंगे इसकी जो स्थापना है वो कहां पर की गई है, बांग्लादेश यानी कि ढाका, बांग्लादेश ढाका। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। देखें जरा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया, हु वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडियंस, है ना, हरिजन संघ इन 1932। देखें जरा क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझेंगे आप, इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे, है ना दोस्तों। 1932 की बात कर रहे हैं दोस्तों, याद रखेंगे आप। 1932 में हरिजन जो संघ था उसके संस्थापक कौन थे, बी आर अम्बेडकर, विनोबा भावे, है ना दोस्तों, महात्मा गांधी, है ना, या जगजीवन राम। तो याद रखेंगे दोस्तों 1932 में जो हरिजन समाज था, है ना, उसके अध्यक्ष कौन थे, महात्मा गांधी, है ना दोस्तों। दांडी यात्रा, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। इनके अकॉर्डिंग आप टिक लगाते रहेंगे, है ना। जैसे महात्मा गांधी कौन सा नंबर था, ये सी नंबर पर क्लिक था, और ढाका वाले का आंसर क्या था दोस्तों, डी। दोस्तों इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, है ना, वहां से भी आप लिखेंगे। बाकी आप जो अपनी कॉपी में नोट्स बनाएंगे वो जैसा मैं लिख रहा हूं ना सामने, शॉर्ट पॉइंट बना के, जैसे ये था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, एम.एन. रॉय 1925 में, 1906 में मुस्लिम लीग, फाउंडर कौन है, आगा खान, 1932 में महात्मा गांधी, है ना दोस्तों। इस तरीके से शॉर्ट नोट आप बनाते रहेंगे, जिनको जब आप रिवाइज करेंगे ना पेपर से 1 या 2 दिन पहले, तो बस आपको देखना पड़े, पूरी की पूरी आपको कॉपी याद ना करनी पड़े। हल्के से शॉर्ट नोट्स पढ़ते ही आप तुरंत अपनी रेंज में आ जाए, है ना दोस्तों। शॉर्ट नोट बनाने काफी ज्यादा जरूरी है ना। देखिए जरा आगे, अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्या बोला गया दोस्तों, गर्मी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, है ना, लेकिन हमको पढ़ाई करनी है और पढ़ाई से मुंह नहीं मोड़ना है ना दोस्तों। क्योंकि देखें आप, डेट आने वाली है और एक एक करके दिन घटते जा रहे हैं, है ना। देखें जरा क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं जल्दी से। जरा क्या बोला गया, डिप्रेस्ड क्लास लीग वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, यानी डिप्रेस्ड क्लास जो लीग है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबू जगजीवन राम, है ना दोस्तों। स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया गया है, एनएस कजरवलकर, और डी दिया गया है महात्मा ज्योतिबा फूले। तो बताएं जल्दी जरा, जो डिप्रेस्ड क्लास लीग है, अगर मैं बात करूं, डिप्रेस्ड क्लास लीग जो है दोस्तों, ये किसके द्वारा बनाई गई थी, इसकी स्थापना जल्दी से बताएं, क्या बताएंगे आप, इसकी स्थापना किससे की गई थी, याद रखेंगे, बाबू जगजीवन राम। ठीक है दोस्तों, डिप्रेस्ड क्लास लीग की स्थापना किसने की थी, बाबू जगजीवन राम ने की थी। इसके बाद आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पर, आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, जल्दी देखें जरा। क्या बोला गया क्वेश्चन में, नेम द इंडियन किंग हु वेलकम्ड पोर्तुगीज सोलर वेस्को डिगामा एट कैलिकट, है ना दोस्तों। क्या बोला गया, भारतीय राजा का नाम बताइए जिसने कालीकट में पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा का स्वागत किया था, है ना दोस्तों। जैसा कि कहा जाता है भारत की खोज किसने की थी, वास्को डिगामा ने, नहीं, ऐसा आप ध्यान रखेंगे, वास्को डिगामा ने भारत आने का एक नया रास्ता ढूंढा था। वास्को डिगामा के आने से पहले भी भारत था दोस्तों, याद रखेंगे आप। वास्को डिगामा ने क्या किया था, एक नया रास्ता खोजा था भारत में आगमन के लिए। और सबसे पहले याद रखेंगे आप, वास्को डिगामा कहां पर आकर मिला था, कालीकट तट पर आकर मिला था। और किस राजा से मिला था दोस्तों, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताएं आप जल्दी से जरा, कौरेला, डी अल्मीडिया, अल्बुरेकिया या जमोरियन, जल्दी से बताएं दोस्तों। देखो जरा, आप याद रखेंगे
जमोरियन। ऑप्शन कौन सा था? ये डी वाला है ना, जमोरियन से आके मिला। और ये कब आया था दोस्तों? 1498 में वास्को डी गामा, है ना दोस्तों, इंडिया आया था, है ना दोस्तों। इसका आप ध्यान रखेंगे। अब देखें जरा आगे, इससे आगे की अगर मैं बात करूं, इससे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों, याद रखेंगे अगर हम कोलंबस की बात करें, इसके साथ में ही अगर हम कोलंबस की बात करें तो कोलंबस ने किसकी खोज की थी? अमेरिका की खोज की थी। कोलंबस ने किसकी खोज की थी दोस्तों? अमेरिका की खोज की थी। और अगर हम बात करें कुक, इसके साथ में ही कुक ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इनकी खोज की थी दोस्तों। याद रखेंगे आप इन क्वेश्चंस को, बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ये क्वेश्चंस में आपके काफ़ी पूछे जाते हैं, याद रखेंगे आप। भारतीय इतिहास से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बस दोस्तों काम ना करें और देखेंगे जरा जितने क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं, 25 क्वेश्चन की हमारी सीरीज चलती है डेली, तो ध्यान रखेंगे आप, मुझ पर विश्वास बनाए रखें, है ना। हमारा पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है ना दोस्तों। तो इस फेथ के साथ अपनी तैयारी में जुड़े रहें, है ना। देखें जरा 6 क्वेश्चन हो गए, एक बार फिर दोबारा से रिवाइज कर देता हूं। अगर मैं बात करूं दोस्तों, मुस्लिम लीग के फाउंडर कौन थे? आगा खान थे। और 1906 में आगा खान ने ये क्या बनाया दोस्तों? मुस्लिम लीग की स्थापना की। इसके बाद अगर मैं बात करूं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कौन थे इसके संस्थापक? एमएन रॉय। और कब स्थापित की गई दोस्तों? ये 1925 में स्थापना की गई। तैयारी दोस्तों इससे पहले की चल रही थी, है ना। लेकिन जो पूरा दिन निर्माण हुआ, आखिरी दिन जो बना वो कौन सा बना दोस्तों? 1925 में बना। इसके बाद अगर मैं बात करूं, जो मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान ने की थी, वो कहां पर की गई थी दोस्तों? याद रखेंगे बांग्लादेश के अंदर की गई थी, है ना दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद 1932 में महात्मा गांधी, ये भी आप याद रखेंगे दोस्तों। उसके बाद डिप्रेस्ड क्लास लीग की स्थापना किसने की? बाबू जगजीवन राम ने की। याद रखेंगे आप, बाबू जगजीवन राम ने क्या किया? याद रखेंगे डिप्रेस्ड, याद रखेंगे क्लास लीग की स्थापना किसने की? बाबू जगजीवन राम ने की। उसके बाद हम बात करेंगे कि पुर्तगाल, जो याद रखेंगे आप दोस्तों, 1498 में वास्को डिगामा जब भारत आया तो सबसे पहले वो किससे मिला था? याद रखना, वो कालीकट पर जमोरियन से मिला था, है ना दोस्तों। इसके साथ में ही 2 क्वेश्चन आपको गिफ्ट दिए गए हैं कि कोलंबो की किसने की थी? कोलंबो ने अमेरिका की खोज की थी। और कुक ने किसकी खोज की थी दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की। इससे आगे चलते हैं दोस्तों, देखिए जल्दी जरा, इनको बार बार रिवाइज करते रहना है। एक भी दिन अगर छुट्टी लगी दोस्तों तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे आप, कंटिन्यूटी हमारी खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, जल्दी से देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है? हु वाज द फर्स्ट पोर्तुगीज विक्ट्री इन इंडिया? भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था दोस्तों? फिर दोबारा सुन ले, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? क्या क्या बोला गया दोस्तों? डियाज, वास्को डिगामा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा और अल्बुरेकिया। फिर दोबारा सुन ले, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था दोस्तों? जल्दी से बताएं, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय, प्रथम, इस तरीके से शॉर्ट नोट बनाना है आपको, याद रखना, पुर्तगाली वायसराय दोस्तों। जल्दी से बताएं, चारों में से कौन उसका आपका आंसर होगा? जल्दी से बताएं, याद रखेंगे भारत में प्रथम पुर्तगाली जो था वो कौन था दोस्तों? याद रखेंगे आप, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा दोस्तों, याद रखेंगे आप। पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और याद रखेंगे ये किसके लिए प्रसिद्ध था? ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए।
है ना दोस्तों, इसका आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं दोस्तों। देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है आपको, वेयर इज द टॉम्ब ऑफ अकबर लोकेटेड, अकबर का मकबरा कहां पर स्थित है। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन में काफी लोग घूम जाते हैं, है ना। ऑप्शन देखो, आपको ऑप्शन में देख के क्या लग रहा है, देखो ऑप्शन ए क्या दिया गया है, सिकंदरा, और बी दिया गया आगरा। अब देखो घूमने वाली बात है ना, क्योंकि दोनों अटैच हैं आपस में, और बी दिया गया औरंगाबाद, ये तो हो ही नहीं सकता, और डी गया फतेहपुर सीकरी, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो याद रखना दोस्तों, याद रखेंगे टॉम्ब ऑफ अकबर जो है, टॉम्ब ऑफ अकबर दोस्तों याद रखेंगे, अकबर का याद रखेंगे, अकबर का जो मकबरा है वो कहां पर है, सिकंदरा में है। कहां पर है, सिकंदरा में है। और सिकंदरा नहीं होता तो किस पर टिक लगाते, आगरा पर क्लिक करते दोस्तों, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, जल्दी से देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, देखें जरा। द फर्स्ट टॉम्ब ऑफ इंडिया बिल्ट एंटायरली ऑफ मार्बल, यानी पूरी तरीके से संगमरमर से निर्मित भारत का पहला मकबरा क्या है दोस्तों। फिर दोबारा सुन ले, भारत का ऐसा पहला मकबरा जो कंप्लीट दोस्तों किससे बनाया गया हो, मार्बल से बनाया गया हो। जल्दी से ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, बताएं जल्दी से क्या होगा, हुमायूंस टॉम्ब, अकबर टॉम्ब, या इतमत उद दरुलास टॉम्ब, या ताजमहल। बताएं जल्दी जरा, भारत का पहला ऐसा मकबरा जो संगमरमर से निर्मित किया गया हो दोस्तों, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखेंगे आप, इसका आंसर होगा दोस्तों इतमत उल दौला। याद रखेंगे दोस्तों, बाय नूरजहां, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे आप, ये कहां पर बनाया गया है, ये याद रखेंगे आप, किसके द्वारा बनाया गया है, नूरजहां के द्वारा ये मकबरा बनाया गया है दोस्तों। इतनी बात आपको क्लियर हो रही है। देखें जरा, इससे आगे की अगर मैं बात करता हूं, देखो दोस्तों, ये अभी हमारी क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है ना, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। और ये याद रखें दोस्तों, ये जो 25 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है हमारी, है ना, ये आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अपकमिंग आने वाले हैं, चाहे वो दोस्तों अग्निवीर हो, चाहे यूपी SSC पैट हो दोस्तों, बाकी आगे SSC का कैलेंडर भी आने वाला है, तो सब क्लासेस में दोस्तों ये काम करने वाली हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अगर इसके थंबनेल पर अग्निवीर लिखा हुआ है तो केवल अग्निवीर बैच वाले बच्चे इसको पढ़ेंगे, बाकी को इसको देखना भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, जहां पर भी आपका जीके जीएस की बात होगी, करंट अफेयर की बात होगी, स्टैटिक जीके भी हम इसमें लेके आने वाले हैं। जैसे आज हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं आपको हिस्ट्री से, कल इसमें ज्योग्राफी की क्लासेस आएंगी, है ना दोस्तों, प्लस जीके जीएस साथ में आपका चलता रहेगा, है ना दोस्तों। इससे पहले की क्लास में हमने युद्ध अभ्यास पढ़े थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों हमारे अग्निवीर एग्जाम को लेके। डिफेंस के जितने भी एग्जाम होंगे उन क्लासेस में वे 25 से 26 क्वेश्चन जो मैंने कराए थे आपको, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, उस क्लास को मिस बिल्कुल नहीं करना है। और जो डेली क्वेश्चन होते जा रहे हैं दोस्तों, उनको आप रिवाइज जरूर करते रहें, वरना रात गई बात गई, है ना दोस्तों, ऐसा होता है ना। अगर आप उनको नहीं पढ़ेंगे तो वे दिमाग से आउट होते चले जाएंगे और आपके माइंड की चिप खाली होती चली जाएगी, आगे से फिल होती रहेगी और पीछे की खाली होती जाएगी, है ना। जब भी आपको फ्री टाइम मिले, कॉपी खोला, हल्का से रिवाइज मारा, फिर अपने काम में लग गए। देखें जरा आगे, इसके बाद अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की दोस्तों, जल्दी देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया, ध्यान रखेंगे आप, औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत कौन सा पुत्र सिंहासन पर बैठा। देखो दोस्तों, सवाल आया है ना, और डीप पूछ लिया गया थोड़ा सा, है ना दोस्तों, क्योंकि औरंगजेब के पूछा गया है, औरंगजेब के मरने के बाद कौन सा पुत्र उसका सिंहासन पर बैठा। ऑप्शन दिया गया है मोहम्मद आजम, है ना, दूसरा मोहम्मद आजम, है ना, हाँ, दूसरा दिया गया है मुअज्जम, है ना दोस्तों, उसके बाद दिया गया है काम बख्श, और उसके बाद दिया गया है मोहम्मद अकबर। कौन कौन से दिए गए हैं दोस्तों, याद रखना।
है ना दोस्तों। इससे लगे दिया गया काम बख्श, ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ रही है ना। और एक और बचता है दोस्तों, 5 थे याद रखेंगे यहाँ पे, 1 2 3 4, और एक होता है मोहम्मद आजम। मोहम्मद आजम तो हो गया ना, हाँ। मोहम्मद सुल्तान दोस्तों, मोहम्मद सुल्तान दोस्तों याद रखेंगे ये कौन है। अगर मैं बात करूंगा आपसे औरंगजेब के पुत्र दोस्तों, याद रखेंगे औरंगजेब के कितने पुत्र थे, 5 पुत्र थे दोस्तों औरंगजेब के। मोहम्मद आजम, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद मुअज्जम, काम बख्श और मोहम्मद सुल्तान। जी हाँ याद रखेंगे औरंगजेब के कितने पुत्र थे, 5 पुत्र थे दोस्तों। और हमसे पूछा क्या गया है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन सा पुत्र सिंहासन पर बैठा। तो दोस्तों याद रखेंगे सभी पुत्रों में से मोहम्मद मुअज्जम जो था ज्यादा तेज था, है ना दोस्तों। उसने दौड़ के औरंगजेब की गद्दी को पकड़ लिया, है ना दोस्तों। बाद में इसका विद्रोह भी हुआ और बहुत सारी घटनाएं घटित हुई इन 5 के 5 भाइयों में ही आपस में, जिसमें मुख्य किरदार किसने निभाया था, काम बख्श ने निभाया था। याद रखेंगे मोहम्मद काम बख्श ने बाद में जो विद्रोह किया इस गद्दी के लिए, वो दोस्तों बहुत ही नायाब था, है ना। जब हम भारतीय इतिहास पढ़ेंगे, मुगलों का साम्राज्य पढ़ेंगे दोस्तों, है ना, UPSSC पैट की क्लासेस स्टार्ट होने वाले ही हैं, कल से स्टार्ट हो जाएंगी, है ना, सॉरी आज से स्टार्ट हो जाएंगी क्लासेस उसकी। तो वहाँ पर हम छोटे छोटे पॉइंट सबको पढ़ते जाएंगे, है ना दोस्तों। इतनी क्लियर हो गई बात। आगे की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं जल्दी जरा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है, कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, फिर दोबारा सुनेंगे, कौन सा ऐसा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है। क्या नाम बताया दोस्तों, रंगीला। और मुगल बादशाह की बात चल रही है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। आज के जितना भी सिनेरियो है वो सारा का सारा सिनेरियो मुगलों के ऊपर है दोस्तों, है ना। तो अगर 25 क्वेश्चन, 25 बेस्ट क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं तो मुगल साम्राज्य आपकी मुट्ठी में होता है ना दोस्तों। देखें जरा, तो क्या पूछा गया, कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे मोहम्मद शाह। कौन है दोस्तों, मोहम्मद शाह। क्या नाम से जाना जाता है, रंगीला के नाम से। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं दोस्तों, जल्दी देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने सबसे कम समय तक शासन किया। बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, एक एक क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त तरीके से लेकर आया हूं। अगर आप इसको तैयार नहीं करेंगे तो दोस्तों सबकी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो देखें जल्दी जरा, ऐसा कौन सा मुगल राजा था जिसने बहुत कम समय के लिए शासन किया। देखें दोस्तों, जहांदार शाह, रफी उद दर्जात, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह जफर दोस्तों। तो जल्दी से बताएं, सबसे कम समय के लिए किसने दोस्तों शासन किया। तो याद रखेंगे आप, मुगल सम्राट कौन सा है ऐसा जिसने बहुत कम समय के लिए साम्राज्य पर अपना अधिकार जमाया। याद रखेंगे रफी उद दर्जात। इधर आ जाओ, रफी उर दर्जात दोस्तों। और याद रखेंगे आप 28 फरवरी 1719 से लेके, और याद रखेंगे 4 जून दोस्तों। जी हाँ, 28 फरवरी 1719 से लेके 4 जून 1719, उसी साल के जून में, यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, मात्र 5 महीने दोस्तों रफी उर दर्जात गद्दी पर बैठा। याद रखेंगे आप। तो अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे कम समय का मुगल सम्राट कौन है, तो याद रखेंगे आप कौन है दोस्तों, रफी उल दर्जात, जिसका शासनकाल कितना रहा, केवल 5 महीने। कौन से सन में, 1719 में। 28 फरवरी 1719 से लेके 4 जून 1719 तक इसका शासनकाल रहा। ठीक है दोस्तों, इससे आगे की अगर मैं बात करूं, देखें जल्दी जरा, क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं।
देखेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया दोस्तों। देखो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन में क्या बात की गई है दोस्तों, देखें जरा। निम्न में से किसने बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। याद रखेंगे क्या पूछा गया दोस्तों, निम्न में से किसने बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। बाबरनामा क्या थी दोस्तों, एक बायोग्राफी थी जिसमें किसके बारे में लिखा गया था, बाबर के बारे में। और बाबर के बारे में दोस्तों कौन लिखेगा, खुद बाबर ही लिख सकता है। भाई मेरे बारे में कौन बताएगा दोस्तों, मेरे से ज़्यादा तो मेरे बारे में कोई नहीं जानता होगा ना। तो याद रखेंगे आप, तो जो बाबरनामा है वो सबसे पहले याद रखेंगे आप, अगर हम बात करें तो लिखा गया था तुजुक ए बाबरी। इसको आप याद रखेंगे, तुजुक ए बाबरी दोस्तों, ये तुर्की भाषा में लिखी गई दोस्तों। कौन सी भाषा में लिखी गई, तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई। और किसने लिखी थी, स्वयं बाबर ने लिखी थी। और क्या थी, ऑटोबायोग्राफी। क्या थी दोस्तों, तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में पहली बार लिखी गई। और किसने लिखी थी दोस्तों, बाबर ने लिखी थी, है ना दोस्तों। और अगर हम बात करें अकबर काल में दोस्तों, अकबर काल में यानी अकबर के साम्राज्य में इसको कन्वर्ट कर दिया गया बाबरनामा के नाम से। इसमें अनुवाद कर दिया गया दोस्तों, इसको ट्रांसलेट कर दिया गया पारसी या आप अरेबियन भाषा इसको बोल सकते हैं, पारसी या अरेबियन भाषा में। ऐसे आप शॉर्ट नोट बनाते रहेंगे क्वेश्चन वाइज। फिर दोबारा सुन ले, बाबर की ऑटोग्राफी थी तुजुक ए बाबरी, जो बाबर ने स्वयं लिखी थी, है ना दोस्तों, तुर्की भाषा में। उस टाइम के सभी राजा, जो आप ऐसा कह दें कि या जो इनकी मातृभाषा थी उसको आप याद रख सकते हैं तुर्किश थी दोस्तों। तो तुर्किश में ही वो सब चीज़ें किया करते थे, अपने लिखने का जो भी काम होता था तो तुर्की भाषा में बाबर ने लिखी। और अकबर काल में आके उसको, उस किताब तुजुक ए बाबरी को ही बाबरनामा के नाम से पार्शियन या फिर अरेबियन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया गया दोस्तों। अगर बात करें इसी का अंग्रेजी में अनुवाद दोस्तों, तुजुक ए बाबरी का अंग्रेजी में अनुवाद की अगर हम बात करें तो याद रखेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होता है दोस्तों, लेडेन रस्किन। लेडेन ऑप्शन ए दोस्तों यहां पर आपका सही होगा, याद रखेंगे आप। कौन होगा दोस्तों, लेडेन एंड रस्किन नाम के व्यक्ति ने, याद रखेंगे आप, क्या किया दोस्तों, इस तुजुक ए बाबरी को, इस बाबरनामा को किसमें ट्रांसलेट कर दिया, अंग्रेजी में, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया दोस्तों। एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में छप जाना चाहिए और एक एक बात आपको याद रहनी चाहिए। देखें जल्दी जरा, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं दोस्तों। देखें जरा क्या बोला गया, प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की सबसे प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। मगध में कलिंग पलिंग बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी बाद में दोस्तों, लेकिन यहां पर सवाल यह है कि प्राचीन भारत में मगध जो साम्राज्य था उसकी प्रारंभिक राजधानी कौन थी दोस्तों, याद रखेंगे मगध की राजधानी पाटलिपुत्र। सिंपल क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप। कौन है दोस्तों, पाटलिपुत्र, यानी इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाता है ए। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं दोस्तों। देखें जरा क्या पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मगध वाज कंटेम्पररी ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। निम्न में से मगध का कौन सा शासक सिकंदर महान का समकालीन था। यानी दोस्तों पूछा गया है कि जब सिकंदर महान भारत में एंटर हुआ तो सबसे पहले वो किस राजा का समकालीन था, किस राजा से मिला था। तो याद रखेंगे घनानंद दोस्तों। ये समकालीन था किसका दोस्तों, सिकंदर का समकालीन कौन था दोस्तों, घनानंद था। यानी इसके थ्रू हमारा आंसर हो जाता है बी।
इसको आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, और याद रखेंगे सिकंदर भारत कब आया था? 326 बीसी में। याद रखेंगे दोस्तों, जी हाँ, सिकंदर जो था वो भारत में आगमन कब हुआ था? याद रखेंगे 326 बीसी में सिकंदर का भारत में आगमन हुआ था दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में दोस्तों क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 16 में, फर्स्ट रूलर ऑफ मगध फ्रॉम द हर्षक डायनेस्टी वाज, हर्षक वंश का प्रथम शासक कौन था दोस्तों? तो याद रखेंगे बिंबसार। हर्षक, याद रखेंगे हर्षक वंश का प्रथम शासक कौन था? बिंबसार। सी इसका आंसर हो जाता है। कौन था दोस्तों ये? हर्षक वंश का प्रथम सम्राट दोस्तों। याद रखेंगे आप, इस तरीके से शॉर्ट नोट बनाएंगे आप अपनी कॉपी में, बाकी पीडीएफ आपको मिलती रहेंगी, है ना दोस्तों। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं दोस्तों। देखिए जल्दी क्या पूछा गया? व्हाट वाज द नेम ऑफ डायनेस्टी ऑफ अजात शत्रु? अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था? अभी अभी बताया दोस्तों, हर्षक वंश। हर्षक वंश किससे कनेक्ट था दोस्तों? अजात शत्रु से था। याद रखेंगे अजात शत्रु जो था वो किस वंश का सम्राट था? याद रखेंगे हर्षक वंश का सम्राट था दोस्तों। इसके बाद अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं दोस्तों। देखें जरा, अच्छे क्वेश्चन हैं दोस्तों, याद रखेंगे आप, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और डिफेंस के एग्जाम्स में या अदर एग्जाम्स में भी 1 या 2 क्वेश्चन हिस्ट्री से दोस्तों बिल्कुल देखे जा रहे हैं। आप कोई भी प्रीवियस ईयर उठा लें और अगर उसमें जीके जीएस की बात आ रही है तो हिस्ट्री का वहाँ पर कंटेंट आपको जरूर मिलेगा, है ना दोस्तों। तो अब देखो हमारे पास देखो दोस्तों, अपकमिंग एग्जाम हमारा अग्निवीर का है, उससे पहले तो कोई एग्जाम है नहीं फिलहाल। तो दोस्तों याद रखेंगे समय हमारे पास कम है, तो समय को देखते हुए हम चीज़ों को पढ़ेंगे, है ना दोस्तों। अगर मैं हिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगा, जैसे यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए हमारे पास टाइम अभी बचा हुआ है, तो उसको हम आराम से सिंपल तरीके से डे वाइज भी अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी को हम डिवाइडेशन रूल से करेंगे तब भी आराम से 30 दिन के अंदर हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। 30 से 40 दिन हो जाएंगे, इतना हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास दोस्तों टाइम नहीं है। तो याद रखेंगे जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम अचीव कर सकते हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम याद रखें उतना ज़्यादा हमारा काम होगा। देखें जरा आगे अगली बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें नेक्स्ट की, देखो जरा क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं दोस्तों। क्या बोला गया 18 में? देखो जल्दी जरा, निम्न सभ्यता का कौन सा भाग भारत में है? विच पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सनी अच्छा सिंधु, है ना, हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा भाग भारत में है दोस्तों? तो देखें जरा क्या बोला गया है, हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल और नन, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे दोस्तों अगर हम बात करें हड़प्पा की और मोहनजोदारो की, तो हड़प्पा और मोहनजोदारो दोस्तों सिंधु घाटी इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्रतीक हैं। और वर्तमान समय में दोस्तों ये दोनों कहाँ पर हैं? ये पाकिस्तान के अंदर आपको मिलेंगे दोस्तों। और हमारा सवाल ये है कि इंडिया के अंदर इनमें से कौन सा पाया जाता है? तो याद रखेंगे आप दोस्तों, इसका आंसर बनता है हमारा लोथल। और लोथल में कहां पर है ये? याद रखेंगे गुजरात में है दोस्तों। कहां पर है ये लोथल? गुजरात में है। 2 सवाल आपके यहां से क्लियर हो जाते हैं, है ना दोस्तों। अगर हम बात करें हड़प्पा की दोस्तों, तो हड़प्पा आप याद रखेंगे कहां पर है दोस्तों? पाकिस्तान में। और कौन सी नदी के किनारे है दोस्तों? रावी नदी के किनारे। स्टार लगा के इसको आप याद रखेंगे। हड़प्पा जो इंडस वैली है दोस्तों, हड़प्पा जिसका प्रतीक है वो कहाँ पर है दोस्तों? रावी नदी के किनारे है। और अगर सेकंड ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, मोहनजोदारो दोस्तों, ठीक है, मोहनजोदारो की अगर मैं बात करूं,
तो ये कहाँ पर है दोस्तों, ये भी पाकिस्तान में है। और याद रखना सिंधु नदी है ना दोस्तों, तुर्किश की वजह से इसको बोला जाता है इंदु, क्योंकि वहां पर से को कन्वर्ट किया जाता था ई में, तो सिंधु बोलकर क्या बोलते थे उसको, वे सिंधु ना बोल करके वे इंदु बोलते थे। क्या बोलते थे दोस्तों, सिंधु ना बोल करके इंदु बोलते थे। तो कुछ बुक्स में आपको इंदु वैली भी मिलेगा, है ना, इंदु घाटी की सभ्यता। तो याद रखना दोनों सेम ही है। समझ में आ गया आपको, ये ट्रांसलेट जब करते थे ना उसका थोड़ा सा डिस्प्यूट यहां पर है। तो देखें जरा, हड़प्पा कहां पर पाया जाता है, रावी नदी के किनारे, जो कहां पर है, पाकिस्तान के अंदर है। और मोहनजोदारो की अगर मैं बात करूं तो ये दोस्तों कहां पर मिलता है, सिंधु नदी के पास में हमको मिलेगा दोस्तों। कौन मिलेगा दोस्तों, मोहनजोदारो। और याद रखना मोहनजोदारो का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, मोहनजोदारो का दूसरा नाम है मृतकों का टीला। क्यों दोस्तों, जब इंडस वैली की खुदाई की गई तो आप याद रखेंगे मोहनजोदारो एक मात्र ऐसी जगह थी जहां पर अवशेषों के, मात्र अवशेषों के कई टीले मिले दोस्तों। तो जब से इसका नाम रख दिया गया मृतकों का टीला। एक नंबर आपका यहां से बनता है सवाल कि मृतकों का टीला किसको कहा जाता है, तो याद रखेंगे मोहनजोदारो, जो कि सिंधु नदी के तट पर बसा है, उसको क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है दोस्तों। आगे की अगर हम बात करें, अच्छा एक बात और याद रखेंगे, जब सिंधु घाटी सभ्यता की काफी समय के बाद खोज की गई दोस्तों, खुदाई की गई है ना, वहां पर अलग अलग अवशेष हमको मिलने लगे, तो याद रखेंगे वहां पर एक सबसे बड़ा एक बाथरूम भी मिला दोस्तों, सबसे बड़ा स्नान घर मिला। और याद रखेंगे अगर आपसे पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम के अंदर कि हड़प्पा या इंडस वैली की खुदाई में सबसे बड़ा स्नान घर कहां पर मिला, तो दोस्तों याद रखेंगे सबसे बड़ा स्नान घर कहां पर मिला, मोहनजोदारो। कहां पर मिला दोस्तों, सबसे बड़ा बाथरूम कहां पर मिला, मोहनजोदारो में मिला। इसको आप लिखना ना भूलें दोस्तों, इसके शॉर्ट नोट आप बनाते रहेंगे क्योंकि ये आपको पीडीएफ में मिलने वाले नहीं है ना दोस्तों। देखें जरा आगे, इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, देखिए जरा, महान स्नान घर किसके पुरातत्व स्थल पर है, द ग्रेट बाथर फाउंड एट द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ, तो बताना है दोस्तों मोहनजोदारो। अभी अभी मैंने आपको बताया क्या आंसर है दोस्तों इसका, सबसे बड़ा स्नान घर कहां पर मिला, मोहनजोदारो में। लोथल कहां पर है, गुजरात, और गुजरात कहां पर है दोस्तों, हम सब जानते हैं इंडिया के अंदर, तो यानी लोथल कहां पर होगा, इंडिया के अंदर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे की अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। क्या पूछा गया, वेयर वाज द ग्रेनरी ऑफ इंडस, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का अन्न भंडार कहां पर था दोस्तों, तो याद रखेंगे जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की खुदाई की गई दोस्तों, तो वहां पर बहुत बड़ा एक अन्न भंडार मिला है ना दोस्तों। और वो कहां पर मिला, अगर मैं बात करूं अन्न भंडार की, तो याद रखेंगे आप, ये भी मिला दोस्तों लोथल के अंदर मिला। कहां पर मिला दोस्तों, लोथल के अंदर ये मिल गया। आगे की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट बात करें, देखें जरा, द बैटल ऑफ वांडीवाश, याद रखेंगे, देखो मैं बता देता हूं, देखो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको आप, ये काफ़ी बार क्वेश्चन के अंदर मैंने देखा है, और उससे रिलेट कुछ क्वेश्चन भी आ जाते हैं कर्नाटका वगैरह के, 3 युद्ध हुए थे कर्नाटक के, वो भी यहाँ पर पूछ ले जाते हैं। पहले इसको देख लेते हैं ये क्वेश्चन है क्या हमारा क्वेश्चन ये है कि वांडीवाश बैटल जो था दोस्तों वो किस किस के बीच लड़ा गया, तो याद रखेंगे आप, निजाम ऑफ हैदराबाद एंड फ्रांस, इंग्लिश यानी ब्रिटिश और फ्रांस, इंग्लिश और हैदर अली या नवाब ऑफ कर्नाटिक एंड इंग्लिश, कर्नाटक के नवाब या फिर ब्रिटिशों के बीच में। तो याद रखेंगे वांडीवाश का जो युद्ध है दोस्तों वो कहां किसके बीच लड़ा गया, अंग्रेजों और फ्रांस के बीच में।
अंग्रेजों और याद रखेंगे फ्रेंच के बीच में ये युद्ध लड़ा गया। फिर दोबारा सुन लेंगे, वांडी वॉश का जो बैटल है वो किन किन के बीच में किया गया दोस्तों, याद रखेंगे इंग्लिश एंड फ्रांस के बीच में ये युद्ध लड़ा गया। इसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों, देखना जरा, अगर मैं यहां पर बात करता हूं कर्नाटका, इसको नोट करके लिखेंगे दोस्तों। अगर मैं कर्नाटका बैटल की बात करता हूं दोस्तों, तो याद रखेंगे ये कब से कब तक किया गया, 1746 से 1748 तक किया गया। जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे कर्नाटका फर्स्ट बैटल जो है वो 1746 से 1748 तक किया गया। अगर मैं सेकंड की बात करूं दोस्तों, याद रखेंगे अगर बैटल ऑफ कर्नाटका सेकंड की बात मैं करूं तो याद रखेंगे आप 1749 से 1744 तक ये दोस्तों ये युद्ध किया गया, इसको भी आप याद रखेंगे। अगर मैं थर्ड की बात करूं दोस्तों, 1756 से 1763 तक ये युद्ध किया गया। जी हाँ, याद रखेंगे कर्नाटका के तीनों युद्ध कब कब किए गए दोस्तों, याद रखेंगे 1746 से 1748, 1749 से 1754, 1756 से 1763 में ये तीन युद्ध दोस्तों कर्नाटका के तीन युद्ध किए गए। तीनों को आप याद रखेंगे, इसको आप नोट रखेंगे। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। मैंने आपको क्या बताया, भारत के अंदर कौन सा पाया जाता है, लोथल पाया जाता है जो गुजरात में होगा, हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर होगी जो आज के टाइम में पाकिस्तान में है, मोहनजोदारो मृतकों का टीला सबसे बड़ा स्नानघर यही है, और ये कहां पर होगा दोस्तों, सिंधु घाटी में होगा। अब सबसे बड़ा अन्न भंडार कहां पर मिला दोस्तों, भारत के अंदर मिला, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, और कहां पर, लोथल के अंदर मिला। वांडी वॉश बैटल किस किस के बीच में हुआ दोस्तों, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में, इंग्लिश और फ्रेंच। कर्नाटका का पहला युद्ध 46 से 48, दूसरा दोस्तों 49 से 54, और थर्ड की अगर हम बात करें 56 से 63। दोस्तों आगे की अगर हम बात करें, देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, जल्दी से देखें जरा और फटाफट से इसका आंसर बताएं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए जरा, क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्या पूछा गया दोस्तों, देखें जल्दी जरा। दयानंद सरस्वती फाउंडेड, अरे ये तो हमको पता है भाई, दयानंद सरस्वती जो थे उन्होंने क्या बनाया था दोस्तों, अगर हम बात करें आर्य समाज, दयानंद सरस्वती, आर्य समाज किसने बनाया था दोस्तों, दयानंद सरस्वती ने बनाया था, याद रखेंगे आप। और ऑप्शन हो जाता है आपका बी, है ना दोस्तों। इसमें एक ऑप्शन और दिया गया, ब्रह्म समाज, जल्दी से कमेंट करें क्या आएगा, ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय दोस्तों, है ना। सबको डीप में पढ़ेंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। फिलहाल अब आप अपकमिंग एग्जाम के बारे में सोचें, उसी के बारे में बात करें। देखिए जरा आगे की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला गया, द ईयर इन विच आर्य समाज वाज फाउंडेड, आर्य समाज की स्थापना दोस्तों दयानंद सरस्वती ने की थी। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है कि कब इसकी स्थापना की गई, तो याद रखेंगे आर्य समाज की स्थापना सन 1875 में दोस्तों की गई, इसको आप याद रखेंगे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, दयानंद सरस्वती थे, और कब इन्होंने इसकी स्थापना की थी, 1875 में इसकी स्थापना दोस्तों की गई थी। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24, अपनी स्क्रीन पर देखें, Who was the first governor of बंगाल, बंगाल के प्रथम राज्यपाल कौन थे दोस्तों, तो जल्दी से बताएं, लॉर्ड क्लाइव, कॉर्टिलियर, लॉर्ड एम्ब्रेस्ट या लॉर्ड ऑकलैंड। तो याद रखेंगे फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल की अगर बात आए दोस्तों तो याद रखेंगे लॉर्ड क्लाइव की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे दोस्तों, लॉर्ड क्लाइव की, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड क्लाइव की अगर हम बात करें दोस्तों तो याद रखेंगे लॉर्ड क्लाइव का जन्म जो हुआ था
वो 1725 में हुआ था दोस्तों। और अगर हम इनके डेथ की बात करें तो 74, एक साल बढ़ा दिया हमने, कोई बात नहीं। तो याद रखेंगे लॉर्ड क्लाइव, क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में इतना ज़्यादा, तो याद रखेंगे लॉर्ड क्लाइव ने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को भारत के अंदर मजबूत करने के लिए अथक प्रयास किए दोस्तों। याद रखेंगे भारत के अंदर ब्रिटिशियन को जमाने का, इनका स्थायित्व बनाने का सबसे बड़ा योगदान किसका रहा है, लॉर्ड क्लाइव का रहा है ना दोस्तों। और याद रखेंगे इनका आगमन होता है भारत के अंदर सन 1757 के अंदर दोस्तों, ये भी आप याद रखेंगे। 1757 में ब्रिटिश साम्राज्य की जो नींव रखी गई वो किसके द्वारा रखी गई, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा दोस्तों रखी गई, जिनका बर्थ है दोस्तों 1725 में और डेथ हुई दोस्तों इनकी 1774 में। इनके बारे में एक बात कही जाती है कि लॉर्ड क्लाइव दोस्तों अपने जीवन के अंतिम समय में, यानी कि जब इनकी एज ज़्यादा हो गई थी, यानी 1757 से लेके और अपने अंतिम समय तक 1774 तक दोस्तों, ये इतने वर्ष भी अपने इन्होंने मिलिट्री को दिए दोस्तों। याद रखेंगे जिस समय में कुछ नहीं कर सकते थे उस समय भी ये वहाँ की सेना को संगठित करके रखे गए और ब्रिटिश शासनकाल के लिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किए दोस्तों। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको, इतनी बात क्लियर हो गई। आगे की अगर मैं बात करूं दोस्तों, देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज की सीरीज का, देखें जल्दी जरा। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला गया, इन विच ईयर डिड डुअल गवर्नमेंट स्टार्ट बाय लॉर्ड क्लाइव इन बंगाल। हाँ दोस्तों एक बात और याद रखेंगे आप कि लॉर्ड क्लाइव की एक बात फेमस किस वजह से हुए, बंगाल के अंदर जब राजाओं के दोस्तों डिस्प्यूट हो रहे थे, यानी एक के बाद एक राजा को कन्वर्ट करना पड़ रहा था, तो लॉर्ड क्लाइव ने अपने दिमाग की चाबी घुमाई और इन्होंने क्या बात नोट की, लॉर्ड क्लाइव ने नोट किया कि बंगाल के अंदर हम क्या लागू करेंगे, दोहरी शासन व्यवस्था लागू करेंगे दोस्तों। फिर दोबारा सुनेंगे, लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल के अंदर एक दिमाग लगाया, क्या दिमाग लगाया कि बंगाल के अंदर दोहरी शासन व्यवस्था लागू करेंगे, यानी कि राजा कोई भी बने, प्रेसिडेंट कोई भी बने, लेकिन साथ में किसकी मंजूरी जरूरी होगी दोस्तों, लॉर्ड क्लाइव की मंजूरी जरूरी होगी। चाहे आपका सैन्य कार्य हो, चाहे आपका प्रशासनिक कार्य हो, चाहे आपका मुद्रा से रिलेटेड कार्य हो या व्यापार उद्योग की बात हो, वहां पर दोस्तों कोई भी राजा अकेले फैसले नहीं ले पाएगा, किसकी मंजूरी जरूरी होगी, याद रखेंगे लॉर्ड क्लाइव की। तो अगर हम बात करें बंगाल के अंदर दोस्तों, याद रखेंगे बंगाल के अंदर दोहरी शासन व्यवस्था, दोहरी शासन व्यवस्था किसने लागू की दोस्तों, याद रखेंगे लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल के अंदर दोहरी शासन व्यवस्था, डबल गवर्नमेंट अरेंजमेंट इन्होंने लगाया था दोस्तों, इतना आप याद रखेंगे। और ये दोस्तों कब हुआ था, याद रखेंगे 1765 में हुआ, यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, बताओ जल्दी से जरा, 65 कौन सा है, डी वाला है। दोस्तों फिर दोबारा सुनेंगे, दोहरी शासन व्यवस्था कब लागू की गई, याद रखेंगे 1765 में लॉर्ड क्लाइव के द्वारा डबल गवर्नमेंट ये अप्लाई किया गया। जी हाँ दोस्तों, इतना समझ में आ गया आपको, इतनी बात क्लियर हो गई दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, है ना दोस्तों। इसके बाद रोज की तरह 2 पॉइंट मैं आपको गिफ्ट में दूंगा दोस्तों, और गिफ्ट में आज के लिए क्वेश्चन क्या है आपके, जल्दी से नोट करेंगे आप। गिफ्ट में आपको दिए जाएंगे 2 सेम क्वेश्चन, जैसा कि पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देखो जरा, पहली जनगणना किसके द्वारा की गई दोस्तों, याद रखेंगे पहली जनगणना किस ब्रिटिश साम्राज्य या राजा के द्वारा स्थापित की गई, तो याद रखेंगे लॉर्ड मायो।
फिर दोबारा सुनेंगे, लॉर्ड मायो एक ऐसे अकेले ब्रिटिश शासक थे दोस्तों जिन्होंने पहली बार जनगणना की शुरुआत की, यानी उनके राज्य में, उनके प्रदेश में, उनकी कंट्री में कितने लोग कितने रहते हैं, कितनी आयु के कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, है ना दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं आखिरी बार वर्तमान समय में आखिरी बार जनगणना कब की गई थी, तो दोस्तों आप याद रखेंगे सन 2011 में आखिरी बार जनगणना की गई थी, और हाल ही में 2010 साल के बाद ये जनगणना दोबारा से रिकैप होती है, दोबारा से अपडेट की जाती है। तो इस हिसाब से दोस्तों हाल ही में 2021 और 2022 दोस्तों कोविड की वजह से कुछ टाइम ड्यूरेशन में गड़बड़ी हो गई है, इसलिए जनगणना दोस्तों अभी भी जारी है दोस्तों, है ना, इसको आप याद रखेंगे। अगर दोस्तों मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं आपसे, अगर मैं पूछूं आपसे दोस्तों, क्या अपने ही कार्यालय में मारे जाने वाले वायसराय कौन थे? फिर दोबारा से ध्यान देंगे। देखो दोस्तों दोनों के दोनों क्वेश्चन छोटे छोटे एटम बम हैं, याद रखेंगे, किसी भी सवाल में किसी भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम के में फूट जाएंगे, तो याद रखेंगे आप। अगर मैं बात करूं पहली जनगणना किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड मायो के द्वारा। और ऐसा कौन सा शासक था जिसको दोस्तों उसी के कार्यालय में एक पठान के द्वारा गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई? तो आप बताएंगे जल्दी से कौन होगा ऐसा वायसराय जिसकी एक पठान के द्वारा दोस्तों गोली मारकर हत्या कर दी गई? तो दोस्तों सामने आ जाओ, ऐसे कौन थे? दोस्तों ये ही थे जिन्होंने जनगणना की शुरुआत की, इनको ही एक पठान के द्वारा इनके ही कार्यालय में सीधी दोस्तों गोली दाग दी गई, जिसके कारण इनकी उसी समय दोस्तों मृत्यु हो गई। इतनी बात आपको समझ में आ गई दोस्तों। आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, है ना दोस्तों। टॉप 20 क्वेश्चन की ये सीरीज बहुत अच्छी क्लास हमारी बनती जा रही है, और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों इसमें ना तो मैं छुट्टी लगा रहा हूं और ना ही आप लोग छुट्टी लगा रहे हैं। तो हमारे साथ दोस्तों ऑफिशियल VIP क्लासेस को सब्सक्राइब करते रहें, इसी तरह हमारे चैनल से इंस्टा और फेसबुक को दोस्तों दोनों को आप शेयर करते रहें, और टॉपिक से रिलेटेड आप किस तरीके के चेंजेस चाहते हैं अपनी क्लासेस में, क्या टॉपिक्स के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं, या और अलग मॉक टेस्ट कब से हम स्टार्ट करें, इस तरीके की बातचीत दोस्तों आप हमारे साथ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लासेस को लिखना ना भूलें, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें आपको आज की क्लास कैसी लगी। जय हिंद दोस्तों।